हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। आज हम यूनिट नंबर 4 में आपके दो चैप्टर थे। एक चैप्टर है आपके पास सुपर कंडक्टिविटी का और जो दूसरा चैप्टर है आपके पास वो है आपके पास पदार्थ की चुंबकीय गुण। तो आज अपन वही दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। क्या नाम है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना ये चुंबकीय गुण कहाँ से आया था, चुंबकीय गुण आपको कहाँ देखने को मिलता है। तो आपने बहुत सारे, जब आप छोटी उम्र के थे तो आपने चुंबक के साथ बहुत कुछ खेल कूद की होगी, चुंबक को साथ बहुत जने खेले भी होंगे और चुंबक का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है वो आज आप भी देख रहे हो। बहुत सारी चीज़ों में चुंबक का यूज किया जाता है। तो देखो, आप आज सबसे पहले अपन को पढ़ना है कि ये चुंबकीय गुण में क्या क्या इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आती है, इससे रिलेटेड उसके बारे में बात करेंगे। और आपका एक जो रिलेशन है बी एच एम और चाई में संबंध होता है इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि ये जो रिलेशन है इसमें ये बी एच एम चाई जैसे आते हैं, ये अलग अलग टर्म आ रही है। देखो, बी है, एच है, एम है, चाई है, ये सब क्या आपकी अलग अलग टर्म है। तो ये अलग अलग टर्म क्या डिफाइन कर रही है आज अपन उसी की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो पदार्थ का चुंबकीय गुण है वो आपको कहाँ पर देखने को मिला था। तो बहुत, यदि काफी पुराने समय की बात करें, यानी कोई 300 वर्ष पहले की, 400 वर्ष पहले की, उसमें आपके पास कुछ ऐसे पदार्थ के नाम आते थे जहाँ से लोग उसे जानते थे। जैसे आपने यदि खिलौने में लाए हो आप मैग्नेट कभी लाए होंगे क्या? जैसे वो गोल राउंड छोटे वाले इतने मैग्नेट होते हैं, 2 पैकिंग में आते हैं, तो वो वाले इस टाइप से कुछ पुराने ज़माने में भी इसी तरह से कुछ पदार्थ होते थे। जैसे यहाँ पे देखो आपके पास नाम लिखा हुआ है मैग्नेटाइट। क्या लिखा हुआ है? नाम लिखा हुआ है आपके पास मैग्नेटाइट, Fe3O4। तो जो पुराने ज़माने में अपन चुंबकीय गुण देखने को मिलता था वो कहाँ मिलता था आपको? जैसे मैग्नेटाइट में मिलता था। कुछ लोडस्टोन नामक पदार्थ आता है, जैसे आपके पास अभी जो फिलहाल चुंबक आता है उसी के जैसा कुछ पदार्थ आता था जिसमें ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता था। तो इस टाइप में जो पुराने जमाने की बात करें तब तो अपन को यहाँ से पता लगता था कि इसमें कुछ न कुछ चुंबकीय गुण रहता है। यानी ये चुंबकीय गुण रहने का पता कैसे लगता था? अभी आप कैसे पता लगाते हो कि इसमें चुंबकीय गुण है या नहीं है? कोई लोहा ले लिया, क्या ले लिया, कोई लोहा ले लिया, उस पर यदि आप क्या डालते हो, यदि कोई चुंबकीय गुण रखता है, कोई चुंबकीय गुण रखता है तो उसमें क्या करेगा, कुछ जैसे आलपेन डाल दी, कोई पेन डाल दी, तो वो उसकी क्या होगी, चिपक जाएगी। इसका मतलब उसमें चुंबकीय गुण रखता है। एक आपने ये भी छोटी क्लास में प्रैक्टिकल किया होगा, यदि आप एक आलपिन लो, आलपिन को कुछ देर तक आप क्या करो, चुंबक के चिपका दो, ठीक है। फिर उस आलपिन को लेके आप किसी दूसरी जगह भी रखोगे तो भी उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक गुण रहता है, नष्ट नहीं होता, काफी समय तक रहता है। फिर क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो मैग्नेटिक गुण नष्ट हो जाता है। तो ये भी आपने सब कुछ देख रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैग्नेटाइट जो चुंबकीय गुण देखा जाता है कहाँ देखा जाता है? मैग्नेटाइट में और लोडस्टोन नामक में 300 साल पहले या 400 साल पहले देखा जाता था। आज के ज़माने की बात करें तो आज आपको मैग्नेटिक फील्ड मेजर करने के लिए बहुत ही ईजी से इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जिसको आप वहाँ से क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड को मेजर कर सकते हो और ये भी पता लगा सकते हो कि कोई पदार्थ में चुंबकीय गुण है या नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, बहुत सारे प्रैक्टिकल है। यदि आप प्रैक्टिकल करते हो तो वहाँ भी आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से इसमें होता है। फिर आप देखते हो कि उसमें यदि आपने कोई प्लेट खोली हो, कोई स्पीकर खोला हो, यदि उसमें पता लगा हो तो कोई जैसे स्पीकर होता है, स्पीकर के बीच में भी क्या लगा रहता है, एक चुंबक लगा रहता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर चुंबक का अपन क्या करते हैं, यूज लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि चुंबकीय गुण। तो चुंबकीय गुण ये उत्पन्न कहाँ से होता है? यदि मैं बात करूं कि चुंबकीय गुण, तो ये चुंबकीय गुण कहाँ से आएगा आपके पास? कहाँ से आएगा बताओ? चुंबकीय गुण कहाँ से आता है आपके पास? जैसे आपके पास, यदि आपने द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा है क्या? यदि किसी पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करें तो क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। यदि उसी को मैं मैग्नेटिक फील्ड में बात करूं तो क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण। क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण, या फिर आप जिसे बोलते हो चुंबकीय द्विध्रुव का होना। क्या बोलते हो? चुंबकीय द्विध्रुव का होना। तो किसी भी चुंबकीय गुण का पता लगाने के लिए हम क्या देखते हैं सबसे पहले, कि जो पदार्थ है उसमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है या नहीं है। क्या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है या नहीं है, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है या नहीं है, उसकी बात करते हैं। यदि ये वाला शो करता है कि चुंबकीय द्विध्रुव है, यानी जो जब अपन को पता लग जाए कि इसमें कोई भी मटेरियल है, कोई भी पदार्थ है, उसमें क्या आपका चुंबकीय द्विध्रुव है, इसका मतलब वो चुंबकीय गुण हमेशा रखता होगा। तो यहाँ से ये क्या है, इसका मुख्य कारण है। तो अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये क्या इसका मुख्य कारण है, किसका? चुंबकीय गुण पता लगाने का। क्या है आपका मुख्य कारण है चुंबकीय गुण का पता लगाने का। तो जो चुंबकीय गुण देखा जाता है वो कहाँ से देखा जाता है? जब किसी पदार्थ में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है तो वो क्या करता है, आपको चुंबकीय गुण को व्यक्त करता है। उसके बाद यदि देखो कि ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसे व्यक्त होगा, कैसे उत्पन्न होगा, उसकी बात करते हैं। तो यदि मैं एक नाभिक की बात करूं, यदि मैं किसकी बात करूं, एक नाभिक की बात करूं, तो ये मान लिया कि कोई क्या है, नाभिक है। इस नाभिक के चारों ओर क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब इसमें कौन कौन सी गति होती है इसकी बात करते हैं।
तो इसमें भी क्या होता है, आप जानते हो कि जब इसमें ये नाभिक है, नाभिक में जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है, बीच में नाभिक रहता है, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, तो इसमें भी एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। किस किस रीजन से होता है तो उसकी बात करते हैं। तो मैंने देखो फर्स्ट लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति। क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति, यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन है वो किसी नाभिक में क्या करता है, ऑर्बिटल मोशन करता है, तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति कहलाती है। तो आप जानते हो कि हर कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है, एस में अलग होती है, पी में अलग होती है, डी में अलग होती है, एफ में अलग होती है। तो ये आपकी क्या एक तरह से ऑर्बिटल है। तो आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन की जो कक्षीय गति कहती है उसके कारण भी क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव का उत्पन्न होना या फिर चुंबकीय गुण को व्यक्त करता है। सेकंड पॉइंट क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रण गति। अब ये इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रण गति देखो, कक्षीय गति तो ये था कि इलेक्ट्रॉन ये जो राउंड लगा रहा है, ये चक्कर लगा रहा है, ये तो क्या आपका इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति है। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रण गति। इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रण गति का मीनिंग क्या होता है, आपने ग्लोब देखा है, ग्लोब क्या होता है, एक अक्ष होता है, उसका अक्ष क्या रहता है, फिक्स रहता है, और वो अपन इस तरीके से घुमा सकते हैं, इस तरीके से अपन घुमा सकते हैं। तो वो क्या कर रहा है, उसका अक्ष तो फिक्स है, वो अपनी जो अक्ष है उसके चारों ओर ऐसे घूमता है। तो सेम वही है कि जो इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रण गति होती है वो भी कैसी होती है, कुछ इसी तरीके की होती है। यानी वो क्या होता है, उसकी दूरी पर, उसके जो अक्ष होता है उस पर वो क्या करता है, राउंड चक्कर लगाता है। यानी ऑर्बिटल में तो क्या था, ये चक्कर लगाता है। देखो ऑर्बिटल में तो क्या है, जो कक्षीय गति की बात कर रहे हैं उसमें तो ये वाला राउंड लगाता है, ठीक है, ये वाला राउंड लगाता है। और यदि मैं इस प्रचक्रण की बात करूँ तो प्रचक्रण ये इस टाइप से राउंड लगाता है, इस टाइप से, मतलब ये इस टाइप से ये गोल गोल घूमता है। तो ये आपकी क्या कहलाती है, प्रचक्रण गति। कुछ इसी तरह की गति नाभिक में भी होती है। तो नाभिक की जो प्रचक्रण गति होती है वो भी अपने अक्ष पर क्या करता है, प्रचक्रण गति करता है। तो इन तीनों की वजह से ये जो पूरा चैप्टर है वो क्या है, इन तीनों के बेस पर आधारित है। तो सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति होती है तो आपके पास चुंबकीय द्विध्रुव उत्पन्न होता है, और चुंबकीय द्विध्रुव उत्पन्न हो गया, इसका मतलब अपने पास क्या आ गया, चुंबकीय गुण आ गया। तो आप पदार्थ में बता सकते हो कि उसमें चुंबकीय गुण है। फिर यदि इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रण गति होती है, यदि इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रण गति होती है तो क्या मिलेगा आपको, चुंबकीय द्विध्रुव मिलेगा। और चुंबकीय द्विध्रुव मिलेगा, इसका मतलब आपको क्या पता लग रहा है, वहां से चुंबकीय गुण के बारे में पता लग रहा है। थर्ड है आपके पास नाभिक की चक्रण गति। तो जब नाभिक चक्रण गति करता है तब भी आपको क्या पता लग रहा है कि इसमें भी क्या है, नाभिक का चुंबकीय गुण है। तो ये आपका एक जस्ट बेसिक सा नॉलेज है कि जो पदार्थ में या किसी में भी जो चुंबकीय गुण का पता लगाया जाता है तो वो कौन सी तीन गति के कारण लगाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति, सेकंड इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रण गति, और थर्ड इलेक्ट्रॉन की नाभिक की प्रचक्रण गति। तो इस तरीके से बोलते हैं। यदि मैं इंग्लिश में बात करूं तो जो ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट वाला है ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्पिन मोशन ऑफ न्यूक्लियस। क्या, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्पिन मोशन ऑफ न्यूक्लियस। तो इस तरीके से ये जो बेसिक कंसेप्ट था, ये इन तीनों की वजह से क्या कर सकते हो आप, चुंबकीय द्विध्रुव का पता लगा सकते हो। और जब चुंबकीय द्विध्रुव का पता लग जाता है तो वहां से आप क्या बता सकते हो कि इस पदार्थों में चुंबकीय गुण है। अब ये आप कहोगे कि ये हम नाभिक के बेस पर क्यों माना और किसी बेस पर क्यों नहीं माना। अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं कोई भी पदार्थ की बात। और आप जानते हो कोई भी मटेरियल होगा, कोई भी पदार्थ होगा, वो किससे मिलकर बना होगा, उसमें नाभिक तो होगा ही होगा, क्योंकि उसमें जब नाभिक होगा तब ये पदार्थ है। तो कोई भी मटेरियल है बिना नाभिक के तो बन नहीं सकता। तो वो अपन कह सकते हैं कि इसलिए इसमें नाभिक को कंसिडर करते हुए इसका कंसेप्ट समझाया गया, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। सबसे पहले कहाँ मिला था, चुंबकीय गुण कैसे देखा जाता था, किसकी वजह से चुंबकीय गुण देखा जा सकता है। तो ये आपका चुंबकीय द्विध्रुव होने की वजह से चुंबकीय गुण देखा जा सकता है। फिर ये तीनों गति है, इन तीनों की वजह से क्या हो रहा है, आपका चुंबकीय गुण व्यक्त करता है। और इन तीनों की वजह से चुंबकीय द्विध्रुव का प्राप्त होना, और प्राप्त होने के कारण हमें चुंबकीय गुण का मिलना, ये आपका क्या कहलाता है, एक कंसेप्ट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, देखो यहाँ पे आपके पास सामने तीन डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, तीन डेफिनेशन लिखी हुई है। तो फर्स्ट लिखी हुई है आपके पास चुंबकीय तीव्रता यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट की बात करते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी की। मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है, ठीक है। तो देखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात करें, किसकी बात करते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी की। तो ये शायद एस आता है ना। तो देखो चुंबकीय तीव्रता की बात करते हैं। तो चुंबकीय तीव्रता क्या होती है, मान लिया कोई पदार्थ है, क्या है, मान लिया कोई पदार्थ है, उस पदार्थों को मैं किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख देता हूँ। मान लिया कोई पदार्थ था, ये आपका क्या था, कोई मैग्नेटिक फील्ड था।
ये आपका कोई ए नामक मटेरियल था, इसको मैंने कहाँ रख दिया, इसके अंदर लाकर रख दिया, तो ये क्या करेगा, इसमें क्या होगा, चुंबकीय गुण उत्पन्न होगा या नहीं होगा बताओ। एक तरह से वही है कि कोई चुंबक रखा हुआ है, उसके आप पर आपने एक आल्फिन रख दी, तो वो आल्फिन पहले तो क्या था, आल्फिन में कोई चुंबकीय गुण नहीं था। जब उसने आपको चुंबकीय फील्ड में रखा यानी मैग्नेटिक के या मैग्नेट के पास रखा, मैग्नेट के चिपका दिया, तो क्या हुआ, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। तो सेम इसी तरह का कुछ कंसेप्ट होगा कि आपके पास क्या था, कोई चुंबकीय पदार्थ था या कोई पदार्थ था, उसको मैं किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखता हूँ, क्या करता हूँ, इसको मैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखता हूँ, तो उसमें क्या एक चुंबकन तीव्रता उत्पन्न होती है। क्या होती है, चुंबकन तीव्रता। अब ये चुंबकन तीव्रता क्या है, जैसे आपको यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा है, इंटेंसिटी क्या होती है ये भी आप जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार का एक यहाँ पे भी इंटेंसिटी होती है। तो अपन यहाँ क्या कह सकते हैं, यहाँ ये कह सकते हैं कि प्रति एकांक आयतन में जो उत्पन्न जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या कोई जो पदार्थ था उसको मैंने कहाँ रखा, चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहलाएगी, जिसको आप कैपिटल एम से व्यक्त करोगे, जिसको आप कैपिटल एम से व्यक्त करोगे। और जो ये एम आई है, ये एम आई क्या है, यहाँ पे आई वे परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण है। ये क्या है, आई वे परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण। और आप यहाँ से देख चुके हो कि जो ये चुंबकीय आघूर्ण है वो कहाँ से उत्पन्न होता है, इन तीनों की वजह से उत्पन्न होता है। तो कोई भी पदार्थ को क्या किया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र में ले जाकर रख दिया, रखने पर क्या हुआ, जो ये पदार्थ था इसमें प्रति एकांक आयतन में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ। और चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होने के कारण अपन को क्या मिला, चुंबकीय गुण का मिलना हुआ। और चुंबकीय गुण का मिलना हुआ तो यही प्रोसेस क्या कहलाया, आपके मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहलाई। क्या कहलाई, मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहलाई। देखो तीनों टर्म डिफरेंट है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये आपकी किसकी बात कर रहा है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी की, या फिर इसे आप बोल सकते हो मैग्नेटाइजेशन। क्या बोल सकते हो, मैग्नेटाइजेशन, ये भी बोल सकते हो आप चुंबकन तीव्रता को, ठीक है। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर आप बोल सकते हो मैग्नेटाइजेशन, प्रति एकांक आयतन वॉल्यूम में या प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वही क्या कहलाता है, आपकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहलाती है। उसके बाद बात करता हूँ मैं चुंबकीय प्रवृत्ति की, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक सस्पेंडिबिलिटी। तो ये क्या होता है उसकी बात करते हैं। अब देखो यहाँ से आपको क्या पता लगा, यहाँ से आपको एम क्या है, आपका चुंबकन तीव्रता है या फिर मैग्नेटाइजेशन है। अब ये मैं बात करता हूँ कि यदि मैं किसी, ये क्या है, कोई पदार्थ था, उसको मैंने क्या रखा, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा यानी ये मैग्नेटिक फील्ड पहले से कौन सा था, आपका H था। कौन सा था, H था। तो ये क्या कह रहा है कि जो इसकी इंटेंसिटी होगी, यानी क्या किया मैंने, कोई भी पदार्थ को उसमें H में ले जाकर रख दिया, तो उसकी इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, H के समानुपाती होगी। तो जस्ट ये एक मैथमेटिकल टर्म है कि आपका जो M है यानी मैग्नेटाइजेशन है या मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, वो यदि H के प्रोपोर्शनल होती है तो उसके साथ एक कांस्टेंट आता है जिसे बोलते हैं अपन जाई। क्या बोलते हैं, जिसे जाई। तो ये जाई होता है वो क्या होता है, M/H का इक्वल होता है। या फिर आप कह सकते हो कि चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, आपका जाई कहलाता है। क्या, चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात या चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य का अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, आपका जाई कहलाता है। और यही क्या कहलाती है, आपकी मैग्नेटिक सस्पेंडिबिलिटी, चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या है आपके पास, चुंबकीय पारगम्यता, मैग्नेटिक परमिटिबिलिटी। तो ये किसे कहते हैं, तो देखो यहाँ पे भी मैंने आपके पास दो वस्तु लिखी है, दो टर्म लिखी है। यहाँ पे क्या था, M समानुपाती था किसके, H के। क्या था, M समानुपाती था किसके, H के। अब यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ कि जो B समानुपाती है H के। तो H तो आप जानते हो क्या है, जो पदार्थ को, किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र होता है जो पहले से, या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जिसे बोल सकते हो, वो तो एक तरह से क्या है, आपका H है। तो ये तो आपको H पता है। अब ये B क्या है, ये B क्या है बताओ। ये भी तो एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है, बट मैग्नेटिक फील्ड को व्यक्त कर रहा है। तो ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, ये वो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैंने पदार्थ को इसके अंदर ले जाकर रखा था। तो ये वाला जो पहले से प्रेजेंट था ये तो क्या था, आपका H था। जब मैंने पदार्थ को इसके अंदर ले जाके रखा तो इस पदार्थ में क्या हुआ, चुंबकीय गुण का आना हुआ। चुंबकीय गुण एक तरह से अपन कह सकते हैं कि इसमें चुंबकीय गुण क्या हुआ, प्रेरित हुआ। तो ये जो चुंबकीय गुण प्रेरित हुआ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका B कहलाएगा, जिसे अपन बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण। और या फिर आप इसको बोल सकते हो पदार्थ के अंदर चुंबकीय प्रेरण। क्या बोल सकते हो, पदार्थ के अंदर चुंबकीय प्रेरण। तो इस तरीके का कुछ कंसेप्ट रहता है और ये तीनों टर्म क्या होती है, डिफाइन होती है। फर्स्ट टर्म क्या थी, देखो इसमें क्या है, B समानुपाती H है तो चुंबकीय प्रेरण चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। या फिर आप इसको समानुपाती हटाओगे तो क्या लगेगा, एक कांस्टेंट लगेगा। तो ये कांस्टेंट क्या कहलाता है, या फिर इसको B/H को आप ऐसे भी बोल सकते हो, डिफाइन करना हो तो कैसे, कि क्या है B क्या है आपके पास, चुंबकीय प्रेरण यानी पदार्थ में उत्पन्न प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। या फिर आप कह सकते हो कि चुंबकीय प्रेरण और
क्या चुंबकीय क्षेत्र का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, आपका म्यू कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन तीनों को डिफाइन कर सकते हो। फर्स्ट क्या था, प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण क्या कहलाता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजेशन कहलाता है। चुंबकीय प्रवृत्ति की बात करूं तो क्या कहलाता है, आप इसको या तो ऐसे लिख सकते हो कि चुंबकन तीव्रता अपॉन में चुंबकन क्षेत्र का अनुपात है वो क्या कहलाता है, J कहलाता है। यानी मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रेशियो इज कॉल्ड मैग्नेटिक सस्पेंसिबिलिटी एंड m प्रोपोर्शनल है h, तो ये क्या कहलाएगा आपका, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ऐसी चुंबकीय पारगम्यता हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका देखो बेसिक कंसेप्ट हो गया, कहाँ से चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, ये आपकी तीनों टर्म मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब इन तीनों के बारे में लिख लेते हैं, फिर अपन ये वाला रिलेशन निकालते हैं जो बहुत ही फेमस रिलेशन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और कई बार आता है और कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी ये वाला पूछा जाता है। ठीक है, तो आज इसको तो अपन बाद में करेंगे, पहले तो आप इसका थोड़ा सा इसके बारे में लिख लो, जो मैंने ये वाला लिखा है इसके बारे में अपन पहले लिखेंगे, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ये तीनों टर्म इसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद अपन वापस इस पर आएंगे। ठीक है, तो लिखिए आप स्टार्टिंग में चैप्टर का नाम लगा दीजिए पदार्थों के चुंबकीय गुण। चैप्टर का नाम लगाइए पदार्थों के चुंबकीय गुण। इसमें लिखिए कि 300 वर्ष पूर्व मैग्नेटाइट या लोडस्टोन नामक पदार्थ में 300 वर्ष पूर्व मैग्नेटाइट ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखना हो तो Fe3O4 तथा लोडस्टोन नामक पदार्थ में चुंबकीय गुणों का ज्ञान था और पदार्थों में चुंबकीय गुणों का मुख्य कारण चुंबकीय गुणों का मुख्य कारण चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय द्विध्रुव का होना है और चुंबकीय द्विध्रुव परमाणु में चुंबकीय गुणों का मुख्य कारण चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय द्विध्रुव का होना है। फिर लिखो ये चुंबकीय द्विध्रुव परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति द्वारा इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रण गति द्वारा व नाभिक की प्रचक्रण गति से चुंबकीय द्विध्रुव उत्पन्न होता है जिससे चुंबकीय गुण का पता लगाया जा सकता है। फिर लिखो फर्स्ट पॉइंट लिखो, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिख रहे। फर्स्ट लिखो, ये डेफिनेशन कई बार आपके छोटे क्वेश्चन में पूछी गई है। फर्स्ट लिखो चुंबकीय तीव्रता। तो इसमें लिखो चुंबकन तीव्रता में जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह चुंबकित होने लगता है
तो वह चुंबकित होने लगता है, तो वह चुंबकित होने लगता है। अर्थात पदार्थ के अंदर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होने लगता है। अर्थात पदार्थ के अंदर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होने लगता है। अर्थात पदार्थ के अंदर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होने लगता है। पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को पदार्थ के प्रति एकांक या प्रति इकाई आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता या चुंबकन तीव्रता कहते हैं। चुंबकन तीव्रता कहते हैं। चुंबकन तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल एम या कैपिटल आई से व्यक्त करते हैं। इसे कैपिटल एम या कैपिटल आई से व्यक्त करते हैं। इसे कैपिटल एम या कैपिटल आई से व्यक्त करते हैं और यह एक सदिश राशि है। और यह एक सदिश राशि है। और यह एक सदिश राशि है। अब ये वाला जो फॉर्मूला ये लिख लेना, m इज इक्वल टू लिमिट डेल वी रेज टू 0 सिग्मा एम आई अपॉन में डेल वी। देखो लिमिट क्यों लगाई, लिमिट इसलिए लगाई क्योंकि अपन किसकी बात कर रहे हैं, डेल वी एक एकांक आयतन में, तो एकांक आयतन के लिए मैंने डी वी लगा दिया। ऊपर क्या है आपका चुंबकीय आघूर्ण है, तो जो आई वी परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण है, इसलिए मैंने क्या किया इसमें लिमिट लगाई, यानी जो डेल वी होगा वो बहुत ही क्या होगा, स्मॉल रेंज में होगा। ठीक है, बाकी आप लिमिट नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होगा। तो लिख लो चुंबकन तीव्रता, फॉर्मूला लिख लो, और जो ये एम आई है वो क्या है, आई वी परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण है। फिर लिखो इसमें दूसरा लगाओ चुंबकीय प्रवृत्ति। दूसरा लगाओ चुंबकीय प्रवृत्ति। इसमें लिखो चुंबकन तीव्रता कैपिटल एम। इसमें लिखो चुंबकन तीव्रता कैपिटल एम। चुंबकन तीव्रता कैपिटल एम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल एच के समानुपाती होता है। चुंबकन तीव्रता कैपिटल एम चुंबकीय क्षेत्र एच के समानुपाती होता है। तो ये लिख लो आप, एम समानुपाती एच, और इसमें समानुपाती हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा जिसे बोलते हैं जाई, और यही आपकी क्या कहलाती है, चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। और ये क्या है, एक विमाहीन और अदिश राशि होती है। क्या होती है, विमाहीन एवं अदिश राशि होती है, क्योंकि ये एक तरह से क्या है, एक तरह से कांस्टेंट है। लिख दिया, ये लिख लो, ये लिख लो, और उसके बाद ये जाई लिख लो, ये तीनों लिख लो। इसके बाद लिखना कि यहाँ पर जाई चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। यहाँ पर जाई चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है, जो विमाहीन एवं अदिश राशि होती है। यहाँ पर जाई चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है, जो विमाहीन एवं अदिश राशि होती है। जो विमाहीन एवं अदिश राशि होती है। हो गया, ये क्या हुआ आपका मैग्नेटिक सस्पेंडिबिलिटी। एक डेफिनेशन इसकी और लिख लो, अर्थात करके लिखो नीचे नई लाइन में, कि पदार्थ में प्रेरित चुंबकन तीव्रता m
पदार्थ में प्रेरित चुंबकन तीव्रता M, कैपिटल M, आरोपित चुंबकीय क्षेत्र H का अनुपात पदार्थ में प्रेरित चुंबकन तीव्रता कैपिटल M, पदार्थ में प्रेरित चुंबकन तीव्रता कैपिटल M तथा आरोपित चुंबकन क्षेत्र H का अनुपात चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाता है। चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाता है। एक यहाँ पे एक नोट करके मैं एक कंपटीशन की चीज़ यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, इससे रिलेटेड है। वो क्या है देखो, जब आपके पास यदि समांगी माध्यम की बात करें, किसकी बात करें, समांगी माध्यम यानी आइसोट्रोपिक मीडियम, तो इसमें क्या होता है, जो M और H की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, एक जैसी होती है। और M और H की डायरेक्शन जब एक जैसी होती है समांगी माध्यम में, यानी M भी क्या है आपका इस तरीके से है और H भी क्या है इस तरीके से है, या फिर आपका M भी इस तरीके से और H भी इस तरीके से है, तो इस केस में क्या होगा, आपका जाई होगा वो क्या होगा, आपका एक कांस्टेंट होगा, यानी जाई क्या होगा, आपका विमाहीन होगा। क्या होगा, विमाहीन, और एक कांस्टेंट की तरफ व्याप करेगा और ये क्या होगा, अदिश होगा। ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं असमांगी माध्यम की बात करूं, किसकी बात करूं, असमांगी माध्यम की बात करूं, इसमें क्या होगा, यदि M और H क्या एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, M और H एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, तो इसमें जो जाई होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो आपका एक प्रदिश यानी टेंसर फॉर्म में होगा। ये क्या होगा, आपका एक प्रदिश या टेंसर फॉर्म में होगा। तो एक नोट लगा के ये दोनों चीज़ें आप लिख लो, कई बार एग्जाम में आपको पूछी जाती है। बीएससी के एग्जाम में तो नहीं पूछते, बट आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। तो एक नोट लगा के और फिर आप इसको लिख लो इसके नीचे ही। ठीक है। ये इसी से रिलेटेड है कि अपने पास समांगी माध्यम की बात करता है, M और H की डायरेक्शन एक जैसी है, तो जाई क्या होगा, एक कांस्टेंट की तरफ बिहेव करेगा। और यदि असमांगी माध्यम है, M और H की डायरेक्शन अलग अलग है, तो यह जाई क्या होगा, आपका एक टेंसर की फॉर्म में होगा या प्रदिश की फॉर्म में होगा। लिख लो ये। फिर आप थर्ड पॉइंट लगाना, चुंबकीय पारगम्यता। फिर थर्ड पॉइंट लगाओ, चुंबकीय पारगम्यता। थर्ड लगाओ, चुंबकीय पारगम्यता, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। इसमें लिखूं, जब किसी पदार्थ को एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, जब किसी पदार्थ को एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो पदार्थ में उपस्थित चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से पदार्थ चुंबकित या ध्रुवित हो जाता है। तो पदार्थ में प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो पदार्थ में प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ब्रैकेट में लिख लेना बी। तो पदार्थ में प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ब्रैकेट में लिख लेना बी। और यह चुंबकीय प्रेरण बी प्रयुक्त चुंबकन क्षेत्र H के समानुपाती होता है। और यह चुंबकीय प्रेरण B चुंबकन क्षेत्र H के समानुपाती होता है। यहाँ पर म्यू एक समानुपाती नियतांक है, जिसे चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं।
तो अब ये फॉर्मूला लिखा है वो लिख लो आपके सामने, जो थर्ड वाला लिखा है। तो इसमें भी मैंने क्या बोला कि कोई पदार्थ को आप कहाँ रखोगे, इस H में लाकर रखोगे तो उसमें भी क्या होगा, मैग्नेटिक चुंबकीय। अब उसमें क्या होगा, पदार्थ में चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होगा। वो चुंबकीय जो उत्पन्न होने वाला चुंबकीय प्रेरण है वो क्या कहलाता है, आपका B कहलाता है, जो किसके समानुपाती होता है, H के। जिस पदार्थ में आपने रखा है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है H में, तो उसका जो अनुपात है, यानी मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि चुंबकन प्रेरण या फिर पदार्थ में प्रेरित चुंबकीय प्रेरण और चुंबकन क्षेत्र का अनुपात है वो क्या कहलाता है, आपकी चुंबकीय पारगम्यता कहलाती है। ये भी डेफिनेशन आप नीचे लिख लेना, ये लिख लो। इसके बाद लिखो अर्थात, नई लाइन से लिख लो अर्थात करके लिखो। इसमें पदार्थ में प्रेरित चुंबकीय प्रेरण, पदार्थ में प्रेरित चुंबकीय प्रेरण, पदार्थ में प्रेरित चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकन क्षेत्र H का अनुपात, तथा चुंबकन क्षेत्र H का अनुपात चुंबकीय पारगम्यता कहलाता है, चुंबकीय पारगम्यता कहलाता है, चुंबकीय पारगम्यता कहलाता है। ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद आप टॉपिक लगाना B, H, M और J में संबंध, B, H, M और J में संबंध। टॉपिक लगाओ B, H, J में संबंध। तो देखो मैंने यहाँ पे आपके पास एक रिलेशन लिखा है B, H, M और J में संबंध। तो सबसे पहले तो इन चारों टर्म का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। B यहाँ पे किसको व्यक्त कर रहा है, चुंबकीय प्रेरण को व्यक्त कर रहा है। किसको, चुंबकीय प्रेरण को। और चुंबकीय प्रेरण क्या होता है कि जब किसी पदार्थ को मैंने चुंबकीय क्षेत्र में लाकर रख दिया, उस पदार्थ में क्या हो रहा है, उस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, वही आपका क्या कहलाएगा, चुंबकीय प्रेरण कहलाएगा। B, H क्या कहलाता है, जो मैग्नेटिक फील्ड आप आरोपित कर रहे हो, यानी कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जिस पदार्थ को लाकर उस मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो वो क्या कहलाता है, H, यानी इसे बोलते हो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र, आरोपित चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड है आपका M। तो M आपको मैं बता ही चुका हूँ, ये क्या होता है, एक मैग्नेटाइजेशन, यानी प्रति एकांक वॉल्यूम में, जो प्रति एकांक आयतन में या प्रति एकांक वॉल्यूम प्रति एकांक आयतन में जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, आपका मैग्नेटाइजेशन, यानी चुंबकीय तीव्रता। और जो जाई है वो क्या है, आपकी सस्पेंडिबिलिटी, यानी जिसे बोलते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। इस टाइप से ये चारों टर्म आपको पता होनी चाहिए। तो ये चारों टर्म पता है, तो यहाँ पे मैंने देखो क्या माना है, यहाँ पे एक रिलेशन इक्वेशन लिखी है, B वेक्टर इज इक्वल टू B0 प्लस का B1। अब यहाँ पे देखो जो आपके पास मैंने यहाँ पे क्या एक ही टर्म को सबको B से शो किया है, तो ये क्या कहता है कि B इज इक्वल टू B0 प्लस का B1। यहाँ पे अब मैंने देखो दोनों टर्म की अलग अलग वैल्यू लिखी है। जो B1 है वो किसके समानुपाती है, M के, यानी यहाँ पे ये M क्या है, आपकी चुंबकन तीव्रता है। तो जो B1 है वो क्या है आपका, एक तरह से क्या होगा बताओ, चुंबकन तीव्रता है और साथ में क्या आ रहा है आपका, म्यू आ रहा है। तो इस तरीके से एक बार मैं इसकी दो लाइन पहले आपको लिखवा देता हूँ, थ्योरी लिखवा देता हूँ, फिर अपन इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लो आप टॉपिक लगा के कि पदार्थ में परिणामी चुंबकीय प्रेरण, पदार्थ में परिणामी चुंबकीय प्रेरण B वेक्टर, पदार्थ में परिणामी चुंबकीय प्रेरण B वेक्टर मुक्त आकाश में चुंबकीय प्रेरण B0 वेक्टर, मुक्त आकाश में चुंबकीय प्रेरण B0 वेक्टर, पदार्थ में परिणामी चुंबकीय प्रेरण B वेक्टर, मुक्त आकाश में चुंबकीय प्रेरण B0 वेक्टर तथा पदार्थ में प्रेरित चुंबकीय प्रेरण B1 वेक्टर के, तथा पदार्थ में प्रेरित चुंबकीय प्रेरण B1 वेक्टर के सदिश योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है। और जो समीकरण फर्स्ट है उसको लिख लो, समीकरण फर्स्ट है उसको लिख लो। तो समीकरण एक के लिए मैंने क्या लाइन लिखाई कि आपके पास जो ये B है ये तो क्या पदार्थ में कुल चुंबकीय प्रेरण है, B0 क्या है मुक्त आकाश में, और जो B1 है वो क्या पदार्थ के अंदर होने वाला, उत्पन्न होने वाला है। ठीक है, फिर लिखो आप
कि पदार्थ के चुंबकन के कारण, समीकरण 1 के बाद लिखना, पदार्थ के चुंबकन के कारण उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण B1, पदार्थ के चुंबकन के कारण उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण B1 चुंबकन तीव्रता के समानुपाती होता है। पदार्थ के चुंबकन के कारण उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण, पदार्थ के चुंबकन के कारण उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण B1 चुंबकन तीव्रता के समानुपाती होता है। चुंबकन तीव्रता के समानुपाती होता है। पदार्थ के चुंबकन के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय प्रेरण है वो चुंबकन तीव्रता के समानुपाती होता है। समीकरण नंबर 2 लिख लो। ये क्या कह रहा है, ये क्या माना, पदार्थ में प्रेरित क्या माना है अपन ने, B1 क्या था, पदार्थ में जो उत्पन्न चुंबकीय मैग्नेटिक जो फील्ड जनरेट होगा, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि पदार्थ में उत्पन्न होने वाला चुंबकीय प्रेरण। तो ये क्या, पदार्थ में उत्पन्न होने वाला चुंबकीय प्रेरण किसके समानुपाती माना है अपन ने, M के, और M यहाँ पे क्या है, ये चुंबकन तीव्रता है। तो पदार्थ के चुंबकन के कारण उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण B1 चुंबकन तीव्रता चुंबकन तीव्रता M के समानुपाती होता है। और समीकरण नंबर 2 लिख लो, ये समीकरण नंबर 2 लिख लो। फिर लिखो थर्ड के लिए, B0 के लिए लिखो कि पदार्थ के मुक्त आकाश में चुंबकीय प्रेरण, पदार्थ के मुक्त आकाश में चुंबकीय प्रेरण चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। पदार्थ के मुक्त आकाश में चुंबकीय प्रेरण चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि जो देखो तीनों का मीनिंग आपको पता लग गया होगा। ये आपका क्या था, कुल चुंबकीय प्रेरण, ये आपका क्या था, मुक्त आकाश में चुंबकीय प्रेरण, और ये क्या था आपका, पदार्थ में उत्पन्न होने वाला चुंबकीय प्रेरण। अब इन तीनों को मैंने दोनों को अलग अलग डिफाइन किया है। B1 यहाँ पे क्या है, पदार्थ के अंदर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण किसके समानुपाती होगा, चुंबकन तीव्रता के समानुपाती होगा। ये क्या है आपका, मुक्त आकाश में जो चुंबकीय प्रेरण है वो किसके समानुपाती होगा, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकन क्षेत्र के समानुपाती होगा। तो देखो मैं समीकरण 2 व 3 से क्या करूं, समीकरण 2 व 3 से मैं 1 में मान रखूं, तो ये क्या आएगा, देखो B वेक्टर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास क्या है, देखो पहले H आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, देखो H वेक्टर प्लस का M वेक्टर। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है आपका, कॉमन आ रहा है आपके पास कॉमन आ रहा है, तो ये मैंने कॉमन ले लिया, तो H वेक्टर प्लस का M वेक्टर, ये वाली टर्म आएगी। अब ये तो क्या व्यक्त कर रहा है, चुंबकीय पारगम्यता किसकी, निर्वात की। तो ये क्या आ जाएगा, जब नॉट है तो किसकी बात कर रहा है, निर्वात की। और यदि मैं यहाँ से H भी कॉमन निकालूँ तो ये क्या आएगा, 1 प्लस M अपॉन में क्या आ जाएगा आपका H। और आप जानते हो कि जो M/H होता है वो किसके बराबर होता है, अभी मैंने तीनों डेफिनेशन लिखवाई, उसमें लिखवाया था कि जो M होता है और जो H समानुपाती होता है तो इसके इक्वल में क्या आता है आपका, जाई आता है। ये जब कोई रिलेशन आता है तो ये आपका क्या आता है, जाई आता है। तो आपका जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास B इज इक्वल टू H और 1 प्लस का जाई। एक तो ये रिलेशन कई बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है, जहाँ पर B क्या है, कुल चुंबकीय प्रेरण है, H क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, जाई का है, चुंबकीय तीव्रता है। तो सीधा सा बोला जाता है कि B, H और जाई में रिलेशन बताइए, तो आपको ये बताना होगा। अब यदि मैं क्या करता हूँ, यदि इसको मैं क्या करूँ, इस टर्म को यदि मैं H को नीचे ले आऊँ, B/H करूँ, ये आप वेक्टर फॉर्म में लिखो तो ध्यान रखना वेक्टर फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो। यदि मैं इसको इस तरीके से ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस का जाई हो जाएगा। और जो ये B/H है ये आप जानते हो ये क्या कहलाता है, बताओ, जो B/H है अभी अपन ने पढ़ा है वो क्या कहलाता है, चुंबकीय पारगम्यता का मान कहलाता है म्यू। तो ये क्या हो जाएगा आपका, म्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि जो B/H होता है वो क्या कहलाता है, चुंबकीय पारगम्यता कहलाता है। यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट
1 प्लस जाई। ये भी रिलेशन कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, चुंबकीय पारगम्यता निर्वात की पारगम्यता में जाई में रिलेशन। थर्ड बात करें तो अब थर्ड में क्या करता हूँ, यदि मैं म्यू को म्यू नॉट के नीचे ला लूँ और 1 प्लस जाई, अब आपको ये रिलेशन क्या देता है ये आपको ध्यान होगा। तो जब कोई अपन में ऐसा कोई मीडियम रिलेशन आता है जिसमें एक निर्वात का हो और एक मीडियम का हो, तो वो देता है आपको परावैद्युतांक के टर्म में। क्या देता है, परावैद्युतांक के टर्म में, जिसे बोलते हैं अपन म्यू आर। तो ये क्या हो जाएगा अपन 1 प्लस जाई। तो ये इस टाइप से भी रिलेशन आ सकता है। तो देखो इसके 3 फॉर्म है आपके पास, एक ये है, सेकंड ये है और थर्ड क्या है आपकी ये है। तो इन तीनों में से कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो जो मैंने लिखाया है वो आप अब लिख दीजिए, ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए। लिख दिया, लिख लो जल्दी। लिख दिया हो तो नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक लगाओ परमाणु चुंबकत्व का उद्गम। परमाणु चुंबकत्व का उद्गम, तो ये कोई नया पॉइंट नहीं है, जो मैंने आपको पहले समझा चुका वही पॉइंट है। इसमें 2-4 लाइन लिखनी है। क्या लिखना है कि जो परमाणु में जो चुंबकत्व का उद्गम होता है वो कहाँ से होता है। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कोई भी किसी में 3 प्रकार की कोई गति होती है, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति, सेकंड होता है उसकी प्रचक्रण गति इलेक्ट्रॉन की, और थर्ड होता है नाभिक की प्रचक्रण गति। इन तीनों की वजह से क्या पता लगता है अपने को, चुंबकत्व गुण का पता लगता है, या फिर आप कह सकते हो कि चुंबकत्व का क्या होता है, उत्पन्न होना होता है। तो इस यही 2-3 लाइन लिखनी है। तो लिखो इसमें, ये टॉपिक लगा लो परमाणु चुंबकत्व का उद्गम। अब इसमें अपन देखो इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति, चुंबक प्रचक्रण गति और नाभिक की प्रचक्रण गति, इन तीनों के बारे में अपन 3 क्लास होगी अलग अलग, तो एक एक पॉइंट की एक एक डिस्कशन करेंगे अपन। तो इसमें तीनों का कॉमन तो लिख लो पहले आप। इसमें लिखो पदार्थ में चुंबकत्व के स्रोत, पदार्थ में चुंबकत्व के स्रोत, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति, पदार्थ में चुंबकत्व के स्रोत, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति, इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रण गति, पदार्थ में चुंबकत्व के स्रोत, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति, इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रण गति, इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रण गति व नाभिक में न्यूक्लियॉन की, व नाभिक में न्यूक्लियॉन की प्रचक्रण गति, व नाभिक में न्यूक्लियॉन की प्रचक्रण गति है। नाभिक में न्यूक्लियॉन के प्रचक्रण गति से, नाभिक में न्यूक्लियॉन के प्रचक्रण गति से, नाभिक में न्यूक्लियॉन के प्रचक्रण गति से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, नाभिक में न्यूक्लियॉन के प्रचक्रण गति से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन के कक्षीय तथा प्रचक्रण गति से, इलेक्ट्रॉन के कक्षीय तथा प्रचक्रण गति से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण की तुलना में, उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण की तुलना में लगभग 2000 गुना कम होता है, लगभग 2000 गुना कम होता है।
तो यहाँ से आपको क्या पता लगा, यहाँ से आपको ये पता लगा कि जो उद्भव स्थान है वो कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन की कौन सी कक्षीय गति, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड है आपके पास इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति या इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रण गति, प्रचक्रण गति। और थर्ड क्या है आपके पास, नाभिक में न्यूक्लियन की, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो नाभिक की प्रचक्रण गति या नाभिक में न्यूक्लियन की प्रचक्रण गति। तो न्यूक्लियन में कौन कौन से आते हैं आपके पास, प्रोटॉन आता है और न्यूट्रॉन आता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है आपके पास, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति, इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रण गति और नाभिक में न्यूक्लियन की प्रचक्रण गति। तो इस तरीके से क्या हो जाता है आपका, इलेक्ट्रॉन का हो जाता है, ये हो जाता है और ये हो जाता है। तो इसमें मैंने क्या लिखाया है, इसमें मैंने ये लिखाया है कि जब 2000 गुना कम, यानी इसका जो आगुण होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में। तो इसके कंपेयर में ये इसका क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो कितना होता है, 2000 गुना। तो यही आपको मैंने लिखाया है। अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसकी और इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। आप सभी को धन्यवाद।